जय हिंद डिफेंस लवर। इस वीक के डिफेंस अपडेट्स इस प्रकार हैं। पैन इंडिया तटीय रक्षा अभ्यास सी विजिल 2022 का तीसरा संस्करण 15 से 16 नवंबर 2022 को आयोजित किया गया। एलएसी के पास इंडियन आर्मी ने बनाए 3D बंकर्स। एलएसी पर भारत बनाएगा 2000 किलोमीटर लंबा फ्रंटियर हाईवे। चीन के घोस्ट विलेज पर भी होगी नज़र। भारत को अगली G20 मीटिंग के लिए सौंपी गई अध्यक्षता। यूक्रेन युद्ध में पहली बार पोलैंड पर हुआ मिसाइल अटैक। भारत बनाएगा एयर डिफेंस कमांड। भारत ने लॉन्च किया पहला निजी रॉकेट। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु निगरानी ने कहा ब्रह्मोस मिसाइल मिसफायर हमारे लिए चिंता का मुद्दा नहीं। भारत 2024 तक अपने घरेलू निर्मित यूएवी के लिए स्वदेशी इंजन कावेरी विकसित करना चाहता है। इलेक्ट्रिक वाहनों का इस्तेमाल करेगी वायुसेना। पैन इंडिया तटीय रक्षा अभ्यास सी विजिल 2022 का तीसरा संस्करण 15 से 16 नवंबर 2022 को आयोजित किया गया। पैन इंडिया तटीय रक्षा अभ्यास की परिकल्पना 2018 में की गई थी। 26/11 हमले के बाद देश की तटीय सीमाओं की सुरक्षा के लिए 2018 में शुरू किए गए इन अभ्यासों का यह तीसरा संस्करण है। सी विजिल की अवधारणा पूरे देश की तटीय सुरक्षा तंत्र को एक साथ सक्रिय करना और तटीय रक्षा तंत्र का व्यापक आकलन करना है। 2 दिन का यह अभ्यास पूरे 7516 किलोमीटर के समुद्र तट और बंगाल की खाड़ी, अरब सागर, हिंद महासागर और जितने भी एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन हैं वहां एक साथ की जाती है। इस एक्सरसाइज में इंडियन नेवी के साथ सभी तटीय राज्यों की मैरीटाइम एजेंसीज, कोस्ट गार्ड, कस्टम, शिपिंग, फिशरीज विभागों के शिप और दूसरे संबंधित विभाग भी शामिल हुए। यह अभ्यास भारतीय नौसेना के तटरक्षक और अन्य मंत्रालयों के साथ समन्वय में की गई। भारतीय नौसेना की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक अभ्यास का पैमाना, भौगोलिक सीमा, भाग लेने वाली इकाइयों की संख्या अभूतपूर्व है। यह अभ्यास थिएटर लेवल रेडिनेंस ऑपरेशनल एक्सरसाइज ट्रोपेक्स की ओर एक बिल्डअप है जिसे भारतीय नौसेना हर 2 साल में आयोजित करती है। भारतीय नौसेना, तटरक्षक, सीमा शुल्क और अन्य समुद्री एजेंसियां भी सी विजिल एक्सरसाइज में भाग ली हैं। रक्षा मंत्रालय के अलावा इस अभ्यास के संचालन को गृह मंत्रालय, बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी आदि अन्य एजेंसियों की तरफ से भी सुविधा प्रदान की गई है। राष्ट्रीय स्तर पर अभ्यास सी विजिल का आयोजन एक बड़े उद्देश्य को पूरा करने के उद्देश्य से किया जाता है। सी विजिल 2022 समुद्री ताकत और कमजोरियों का वास्तविक आकलन प्रदान करने में हेल्प करता है। आपको बताते चलें कि मुंबई पर हुए आतंकी हमले के बाद समुद्री सीमाओं को ज़्यादा मजबूत करने के लिए छोटी फिशिंग बोट की निगरानी पर भी जोर दिया गया था। फिशिंग बोट में ट्रांसपोर्टर्स लगने थे, लेकिन इस प्रोजेक्ट में काफ़ी देरी हो गई। अब यह प्रोजेक्ट आगे बढ़ रहा है, परंतु बहुत ही धीमी गति से। तमिलनाडु में 5000 ऐसी शिपिंग बोट पर ट्रैकिंग डिवाइस लगने का काम चल रहा है, जिनकी लंबाई 20 मीटर से कम है। इसे लेकर मछुआरों की भी अपनी चिंता थी और उनकी चिंताओं को दूर करने के लिए पोजिशनिंग नेविगेशन सिस्टम के साथ ट्रांसपोंडर को मॉडिफाई किया गया है ताकि इससे दोनों तरफ से कम्युनिकेशन हो सके। लगभग 3 लाख रजिस्टर्ड शिपिंग बोट हैं, जिनमें से 2.5 लाख 20 मीटर से छोटी हैं। 2008 में हुए मुंबई अटैक के बाद 20 मीटर से बड़ी बोट के लिए ऑटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम जरूरी कर दिया गया है। आपको बता दें कि तटरक्षक या तटरक्षक बल एक नौसेना के समान ही सैन्य या अर्ध सैन्य संगठन होता है, परंतु इसका मुख्य कर्तव्य आतंकवाद और अपराध से एक देश की समुद्री क्षेत्रों की रक्षा करना है। यह खतरे में पड़े पोतों और नौकाओं को बचाने का कार्य भी करते हैं। भारतीय तटरक्षक बल आईसीजी दुनिया का 4था सबसे बड़ा तटरक्षक बल है। इसका उद्घाटन 1978 में सिर्फ 7 सतही प्लेटफॉर्मों के साथ किया गया था। तब से संगठन ने 156 जहाज़ों और 62 विमानों को अपने साथ जोड़ा है। आईसीजी का आदर्श वाक्य की अगर हम बात करें तो वो है वयम रक्षाम या वी प्रोटेक्ट। आईसीजी का उद्घाटन 19 अगस्त 1978 को तत्कालीन प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई ने किया था। महानिदेशक वीएस पठानिया ने 31 दिसंबर 2021 को भारतीय तटरक्षक बल के 24वें प्रमुख के रूप में पदभार ग्रहण किया है और भारतीय नौसेना ने 27 नवंबर 2021 को 4थी स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी आईएनएस वेला को कमीशन किया है।
दुश्मन की निगाहों से बचाने के लिए 3D परमानेंट डिफेंस बंकर से लेकर 24,000 सैनिकों के लिए मॉड्यूलर शेल्टर और गलवान घाटी से सटी DSOB रोड पर टैंक और पुल वाले नए एयरफील्ड तैयार किए जा रहे हैं। रेगिस्तान इलाके में भारतीय सेना के कोर ऑफ इंजीनियर्स द्वारा पहली बार 3D स्थायी सुरक्षा का भी निर्माण किया गया है। इन बचावों का छोटे हथियारों से लेकर 190 टैंक तक के बड़े हथियारों के जरिए ट्रायल किया गया है। यह जानकारी भारतीय सेना के इंजीनियर्स इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह ने दी थी। उन्होंने बताया कि धमाकों को झेलने में सक्षम है तथा इन्हें 36 से 48 घंटों के भीतर दोबारा खड़ा किया जा सकता है। इन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित भी किया जा सकता है। पूर्वी लद्दाख में गलवान घाटी की लड़ाई के बाद से भारतीय सेना लगातार अपनी सैन्य तैयारियों को धार देने में जुटी हुई है। ये इसलिए किया जा रहा है क्योंकि भले ही चीन ने पूर्वी लद्दाख से सटी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल LAC पर डिसएंगेजमेंट शुरू कर दिया हो, लेकिन अभी भी चीन के 50 से 60 हजार सैनिक इस सीमा के करीब ही तैनात हैं। चीन की PLA सेना के टैंक, तोप, मिसाइल और एयरक्राफ्ट भी LAC के करीब ही तैनात हैं। देश की रक्षा से सीधे तौर पर जुड़े उच्च अधिकारियों के मुताबिक पिछले 2 सालों में भारतीय सेना ने अपनी तैयारियों को चीन की मैचिंग का कर लिया है। पिछले 2 सालों में 22 से 24 हजार अतिरिक्त सैनिकों के लिए रहने की खास सुविधा भी तैयार कर ली गई है। इन सैनिकों के लिए भारतीय सेना ने ऐसे मॉड्यूलर शेल्टर बनाए हैं जो -20 डिग्री की सर्दी में भी 15 डिग्री की गर्मी देते हैं। साथ ही ये ऐसे शेल्टर हैं जिन्हें 24 से 48 घंटों के भीतर खड़ा कर लिया जाता है। जरूरत पड़ने पर इन्हें एक जगह से दूसरी जगह भी ले जाया जा सकता है। इस कदम को एक ऐसे कदम के रूप में देखा जा रहा है जिससे समय की बचत होगी और भारतीय सेना की रक्षा तैयारियों में भी सुधार होगा। 3D प्रिंटिंग तकनीक जटिल सॉफ्टवेयर और रोबोटिक इकाइयों का उपयोग करती है जो एक डिजिटल मॉडल के कई चरणों के माध्यम से एक संरचना बनाने में मदद करती है। आपको बताते चले कि 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी का आविष्कार 1984 में चक हल ने किया था। 3D प्रिंटेड ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए एडिटिव प्रोसेस का इस्तेमाल किया जाता है। इस एडिटिव प्रोसेस में एक ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के लिए मटेरियल को सक्सेसिव लेयर्स में एक के ऊपर एक रखा जाता है जब तक कि वो ऑब्जेक्ट क्रिएट ना हो जाए। 3D प्रिंट या जिसे 3 डायमेंशनल प्रिंटर भी कहा जाता है, वो असल में एक ऐसा प्रिंटर होता है जो किसी भी वस्तु यानी ऑब्जेक्ट को ठीक वैसा ही प्रिंट करने में सक्षम होता है जैसा कि वो वस्तु होती है। जहां एक नॉर्मल प्रिंटर केवल 2D में ही प्रिंट करने में सक्षम होता है, वहीं एक 3D प्रिंटर इससे एडवांस होता है और एक रियल ऑब्जेक्ट की तरह ही चीजों को 3 डायमेंशनल में प्रिंट कर सकता है। के लिए भारत ने 2000 किलोमीटर लंबी मैकमोहन लाइन पर पहली बार फ्रंटियर हाईवे बनाने का फैसला लिया है। करीब 40,000 करोड़ की लागत से बनने वाला ये हाईवे चाइना से सटी पूरी LAC को एक माला के रूप में जोड़ देगा। देश की रक्षा से जुड़े उच्च पदस्थ अधिकारियों के मुताबिक फ्रंटियर हाईवे भूटान से सटे अरुणाचल प्रदेश के मार्गों से शुरू होकर तवांग, अपर सुबानसरी, शियांग, देबांग वैली और किबिथु से होता हुआ म्यांमार सीमा के करीब विजयनगर तक जाएगा। इस तरह से अरुणाचल प्रदेश से सटी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी LAC पूरी तरह से एक हाईवे से जुड़ जाएगा। अरुणाचल प्रदेश में पहले से ही 2 नेशनल हाईवे हैं, ट्रांस अरुणाचल हाईवे और ईस्ट वेस्टर्न इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। इस तरह से अरुणाचल प्रदेश के तीनों हाईवे को अरुणाचल प्रदेश के 6 इंटीरियर कॉरिडोर हाईवे से जोड़ा जाएगा। चीन अरुणाचल प्रदेश को दक्षिण तिब्बत का इलाका बताता है। 1962 के युद्ध में चीन की सेना अरुणाचल प्रदेश के कई इलाकों तक पहुंच गई थी। उस दौरान भारतीय सेना के पास सड़क मार्गों की ज्यादा सुविधा नहीं थी, जिसके चलते सेना की मूवमेंट पर खासा असर पड़ा था। भारतीय सेना बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन यानी BRO और राज्य सरकार के साथ मिलकर अरुणाचल प्रदेश में सड़कों का जाल बिछाने में जुटी हुई है। न्यूज एजेंसीज के अनुसार चीन के घोस्ट विलेज के करीब से ही भारत का फ्रंटियर हाईवे गुजरेगा। ऐसे में अरुणाचल प्रदेश में टूरिज्म तो बढ़ेगा ही, साथ ही चीन के घोस्ट विलेज को भी काउंटर किया जा सकता है। इन 3 हाईवे को जोड़ने के लिए 6 वर्टिकल और डायगोनल इंटर कॉरिडोर हाईवे को भी बनाया जाना है। इन 6 हाईवे की लंबाई 1048 किलोमीटर है और इन पर 15,720 करोड़ रुपए का खर्च होने वाला है। इन 6 हाईवे से बॉर्डर इलाकों तक आसानी से पहुंचा जा सकेगा। अरुणाचल प्रदेश के दूर दराज के इलाके जिनमें अभी कनेक्टिविटी नहीं थी, उसको पूरा किया जाएगा। यानी कि पूरे प्रोजेक्ट की लागत 40,000 करोड़ रुपए है और कुल 2500 किलोमीटर की डबल लेन रोड तैयार होगी।
बॉर्डर इलाके पर अगर गौर करें तो अरुणाचल प्रदेश के विजयनगर को देश का जियोग्राफिकल प्रिजन भी कहा जाता है, क्योंकि ये 3 तरफ से म्यांमार से घिरा हुआ है। नजदीक का शहर 150 किलोमीटर दूर है और इस जगह तक पहुंचने का साधन या तो पैदल घने जंगलों से होकर गुजरता है या फिर सेना के हेलीकॉप्टर के जरिए जाया जा सकता है। प्राइवेट एविएशन भी अपने हेलीकॉप्टर सर्विस नहीं चलाते हैं और यहाँ पर रहने वाले सभी असम राइफल से रिटायर हैं। यहाँ नमक 100 रुपए किलो तो खाने का तेल 400 रुपए किलो तक पहुंच जाता है। इलाके में घने जंगल हैं, बारिश बहुत ज्यादा होती है, जनसंख्या कम है और यहाँ भी लोग रहते हैं तो बाकी देश के हिस्सों से अलग थलग ही पड़े रहते हैं। ऐसे में चीन इस इलाके में एलएसी के पास घोस्ट विलेज बना रहा है। इन आधुनिक सुविधाओं वाले गांवों में चीनी सेना के पूर्व सैनिकों को लाकर बसाया गया है। युद्ध के समय इन गांवों को सेना के बंकर के रूप में तब्दील किया जा सकता है। आपको बता दें कि एक रिपोर्ट के मुताबिक चीन ने ऐसे 600 गांवों को बसाया है। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो बाली शिखर सम्मेलन के समापन समारोह में भारत को G20 की अध्यक्षता सौंपी। भारत आधिकारिक तौर पर 1 दिसंबर 2022 से G20 की अध्यक्षता ग्रहण करेगा। इसके बाद भारत 2023 में होने वाले G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। आपको बताते चले कि इंडोनेशिया में G20 शिखर सम्मेलन में शिरकत करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को बाली पहुंचे। इस सम्मेलन में 8 देशों इंडोनेशिया, स्पेन, फ्रांस, सिंगापुर, जर्मनी, इटली, ऑस्ट्रेलिया और यूके के राष्ट्राध्यक्ष भी शामिल हुए। इस दौरान पीएम मोदी ने 20 से ज्यादा बैठकों में हिस्सा लिया, जिसमें खाद्य सुरक्षा, ऊर्जा, यूक्रेन संकट जैसे कई अहम मुद्दों पर भी चर्चा की गई। अब हम यहाँ पर एक बार G20 सम्मेलन के कुछ प्रमुख पॉइंट्स देख लेते हैं। G20 की ओर से मंगलवार को जारी बयान में कहा गया कि रूस की आक्रामकता की वो कड़ी निंदा करते हैं और यूक्रेन के क्षेत्र में अपनी पूर्ण और बिना शर्त वापसी की मांग करते हैं। G20 के मसौदे में यह भी कहा गया कि रूस के खिलाफ स्थिति और प्रतिबंधों पर अलग अलग देशों के अलग अलग विचार हैं। यह भी कहा गया कि G20 सुरक्षा मुद्दों को हल करने का मंच नहीं है। फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने कहा कि यूक्रेन युद्ध में रूस की पुरानी स्थिति को वापस जाने के लिए G20 के नेता आपस में सहमत हैं। के साथ एक साक्षात्कार में सुनक ने कहा कि महंगाई और ब्रिटेन के सार्वजनिक ऋण को कम करने के लिए ऑटम स्टेटमेंट में कर वृद्धि और खर्च में कटौती की जरूरत थी, लेकिन उन्होंने वादा किया कि फैसले निष्पक्ष तरीके से लिए जाएंगे और सभी को कर्ज के स्तर में कमी से ज्यादा फायदा होगा। G20 शिखर सम्मेलन में पीएम मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने रात्रि भोजन के दौरान मुलाकात की और एक दूसरे का हालचाल जाना। हालांकि दोनों के बीच आधिकारिक बैठक नहीं हुई। चीन में राष्ट्रपति शी जिनपिंग के तीसरा कार्यकाल शुरू होने के बाद उनकी यह पहली विदेश यात्रा थी। साथ ही दोनों नेताओं के बीच 24 महीने के बाद ये आमने सामने की पहली मुलाकात थी। G20 नेताओं ने जलवायु से लेकर 2015 के पेरिस समझौते के तापमान लक्ष्य में बदलाव से लेकर वैश्विक स्तर को तापमान में 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड की सीमित वृद्धि करने के प्रयासों को आगे बढ़ाने पर भी सहमति व्यक्त की। घोषणा में यह भी कहा गया कि G20 देशों में कोयला बिजली के चरणबद्ध प्रयासों में तेजी लाएंगे और कोयला की कटौती की जाएगी। जलवायु परिवर्तन पर सहयोग फिर से शुरू करने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग सोमवार को सहमत हुए। संयुक्त राज्य अमेरिका और जापान सहित गठबंधन के देशों ने मंगलवार को घोषणा की कि वह इंडोनेशिया को कोयला बिजली प्लांट को बंद करने में मदद करने के लिए सार्वजनिक और निजी वित्त के जरिए $20 अरब जुटाएंगे। इस क्षेत्र में उत्सर्जन तिथि को 7 साल से 2030 तक आगे ले जाया जाएगा। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने मंगलवार को 3 साल में पहली बार चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ पहली वार्ता की। इस दौरान चीन द्वारा संदिग्ध रूप से घरेलू हस्तक्षेप पर गंभीर चिंता जताई। यूक्रेन रूस युद्ध के बीच नाटो सदस्य देश पोलैंड में गिरी एक रूसी मिसाइल ने दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध के मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया है। यूक्रेन जंग की आंच अब नाटो देश पोलैंड पर भी पहुंच गई है। इस हमले में 2 लोगों के मारे जाने की भी खबर है। पोलैंड ने कहा है कि यह मिसाइल रूस में बनी हुई थी, लेकिन अभी यह स्पष्ट नहीं है कि यह किसने दागा था। इस बीच पोलैंड पर मिसाइल हमले के बाद अमेरिका के नेतृत्व में G7 देशों की बाली में आपात बैठक हुई है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा है कि प्रिलिमिनरी एविडेंस यह बताते हैं कि इस बात की मिसाइल रूस से ही नहीं दागी गई है। उन्होंने कहा कि मैं अभी जांच पूरे होने तक कुछ भी नहीं कहना चाहता हूं। वहीं G7 देशों की आपात बैठक आयोजित की गई ताकि पोलैंड पर मिसाइल हमले का सामूहिक जवाब दिया जा सके। पोलैंड पर हमले से यूक्रेन युद्ध की जांच के नाटो देशों तक पहुंचने का खतरा मंडरा रहा है। यूक्रेन पर रूसी हमले के बाद ऐसा पहली बार है जब किसी नाटो देश पर हमला हुआ है। रूसी हमले के बाद पोलैंड हथियार से लेकर खाद्यान्न तक हर तरीके की मदद दे रहा है।
इससे अब दुनिया में यह डर सताने लगा है कि कहीं यह संघर्षपूर्ण दूसरे विश्व युद्ध के बाद यूरोप में सबसे बड़े संकट में न बदल जाए। बताया जा रहा है कि यह मिसाइल पोलैंड के एक गांव में जाकर गिरी। यह इलाका यूक्रेन की सीमा से 5 मील की दूरी पर है। इस मिसाइल को यूक्रेन के एयर डिफेंस सिस्टम ने इंटरसेप्ट किया था। इस मिसाइल हमले के बाद पोलैंड एक्शन में आ गया और उसने अपने फाइटर जेट को हवा में उड़ा दिया। इस हमले के बाद अमेरिका भी एक्शन में आया और राष्ट्रपति बाइडेन ने बाली में आपात बैठक बुलाई। नाटो सदस्य देश होने के नाते दुश्मन के सैन्य हमलों की सूरत में पोलैंड इस सैन्य गठबंधन के सदस्य देशों को मदद के लिए बुला सकता है। पोलैंड को नाटो के संविधान के आर्टिकल 5 के अनुसार सामूहिक सुरक्षा की गारंटी हासिल है। पोलैंड पर हुए इस मिसाइल हमले के बाद नाटो सदस्य देश आर्टिकल 4 और आर्टिकल 5 का प्रयोग कर रूस के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर सकते हैं। आपको बताते चले कि नाटो एक 30 सदस्यीय सैन्य संगठन है जो कि सदस्य देशों के रूस से संभावित खतरे को देखते हुए बनाया गया था, जो किसी भी एक देश पर हमला होने की स्थिति में एक साथ आक्रमण करने की बात कहते हैं। क्योंकि पोलैंड नाटो का सदस्य है तो ऐसी संभावना है कि संगठन इसे एक हमला बताकर आर्टिकल 5 को एक्टिवेट कर दे। यदि यह निर्धारित किया जाता है कि मॉस्को मिसाइल दागने के लिए दोषी था तो यह नाटो के सामूहिक रक्षा के सिद्धांत के अनुरूप आर्टिकल 5 को लागू कर सकता है। नाटो के संविधान के आर्टिकल 5 के तहत नाटो के सदस्यों में से एक पर हमले को सभी पर हमला माना जाता है। आर्टिकल 5 लागू होने के बाद सभी सदस्य देश पूरी क्षमता के साथ दुश्मन पर हमला बोल देते हैं। आर्टिकल 4 के तहत नाटो देशों की राइटर्स की एक रिपोर्ट के तहत पोलैंड ने नाटो के आर्टिकल 4 के तहत बैठक का अनुरोध किया। अब इस बैठक में पोलैंड सदस्य देशों के साथ आर्टिकल 5 को लागू करने के लिए तय मानकों पर एविडेंस दे सकता है। आर्टिकल 4 के अनुसार कोई भी देश खतरे की स्थिति में ऐसी बैठक बुला सकता है जिसमें आर्टिकल 5 को लागू करने की बात की जा सकती हो। अगर पोलैंड यह साबित करने में सफल हो गया कि यह मिसाइल हमला जानबूझकर रूस की ओर से किया गया तो नाटो पूरी ताकत से रूस पर हमला बोल सकता है। अमेरिका पर 1 सितंबर 2001 को हुए आतंकी हमलों के बाद नाटो का अनुच्छेद 5 पहली बार लागू हुआ था। इसके लागू होने के बाद सभी देशों ने मिलकर इन हमलों के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ मुंहतोड़ कार्रवाई की थी, जिसमें तालिबान को सत्ता से बेदखल करना भी शामिल था। फिलहाल रूसी मिसाइल पर नाटो देशों की बैठक चल रही है जो यह तय करेंगे कि इसे एक्ट ऑफ वॉर माना जाए या नहीं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा ऐसा हो सकता है कि यह मिसाइल रूस ने ना दागी हो। रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के अनुसार युद्ध में यूक्रेन भी बड़े पैमाने पर रूस निर्मित मिसाइल और वेपन का इस्तेमाल कर रहा है। ऐसे में आशंका है कि यूक्रेन ने ही यह मिसाइल मिसफायर हुआ हो। अमेरिका चीन की तर्ज पर तीनों सेनाओं को मिलाकर थिएटर कमांड बनाने की दिशा में भले ही विलंब हुआ है, लेकिन नए साल में एक थिएटर कमांड आकार ले सकती है। उच्च अधिकारियों का कहना है कि यह एयर डिफेंस कमांड होगी। इसके स्वरूप पर वायुसेना के साथ चर्चा करीब करीब पूरी हो चुकी है। पहले 2021 में समुद्री और एयर डिफेंस कमांड को क्रियाशील करने की बातें कही जा रही थी, लेकिन तत्कालीन सीडीएस जनरल विपिन रावत के निधन और नए सीडीएस की नियुक्ति के चलते इसमें विलंब हुआ है। न्यूज एजेंसीज के अनुसार देश में गठित होने वाली पहली थिएटर कमांड एयर डिफेंस कमांड होगी। यह मार्च 2023 से पहले आकार ले लेगी। यह कमांड पूरी तरह से वायुसेना के नियंत्रण में होगी। वायुसेना प्रमुख के पास ही इसके फंक्शनल कंट्रोल होंगे। हालांकि थिएटर कमांड का एक अलग से भी प्रमुख होगा जो एयर मार्शल रैंक का अधिकारी होगा। यह कमांड प्रयागराज में स्थित होगी। थिएटर कमांड के गठन में वायुसेना ने कुछ आपत्तियां दर्ज कराई थी। सबसे बड़ी आपत्ति यह थी कि इस प्रकार की कमांड गठित होने में कमांड एंड कंट्रोल में ज्यादा लेयर्स ना बने, जिससे ऐन वक्त पर निर्णय लेने में विलंब ना हो। सूत्रों की माने तो इस मामले में निर्णय लेने के वक्त व्यवस्था पूर्वक ही रहेगी। थिएटर कमांड बनाने के पीछे आर्मी, एयरफोर्स और नेवी के सभी एसेट्स को एक साथ मोबाइल करने की है। इसके तहत एयरफोर्स के एसेट्स को अन्य थिएटर में विभाजित किया जाएगा। आपको बता दें कि थिएटर कमांड एक एकीकृत कमांड है जिसके तहत थल सेना, नौसेना और वायुसेना मिलकर काम करेंगी। अभी थल सेना, वायुसेना की 7 और नौसेना की 3 कमांड हैं, जिन्हें मिलाकर 4 कमांड तैयार करने की तैयारी चल रही है। सभी के थिएटर कमांडर चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ को रिपोर्ट करेंगे। थिएटर कमांड बनने के पीछे सेनाओं की मारक क्षमता को बढ़ाना और संसाधनों का प्रभावी रूप से इस्तेमाल करना है। मौजूदा समय में तीनों सेनाओं की कुल 17 कमान है, जिन्हें 4 या 5 कमांडों में परिवर्तित किया जा रहा है, जिसमें से प्रमुख एयर डिफेंस कमांड, मैरीटाइम कमांड और ईस्टर्न एंड वेस्टर्न इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड्स हैं। एयर डिफेंस कमांड में वायुसेना का नियंत्रण होगा, जिसके कमांडर एयर मार्शल रैंक के अधिकारी होंगे। साथ ही महत्वपूर्ण संपत्तियों को हवाई खतरों से बचाने के लिए भी जिम्मेदार होंगे। मैरीटाइम कमांड पर पूर्ण अधिकार नौसेना के पास रहेगा।
ईस्टर्न एंड वेस्टर्न इंटीग्रेटेड कमांड के मामले में निर्णय थल सेना के प्रमुख ही लेंगे। 4 कमान बनने के बाद एक लॉजिस्टिक कमान भी बनेगी। हालांकि भविष्य की युद्धक चुनौतियों के मद्देनजर एक अंतरिक्ष कमान भी बनाने की योजना है। आपको बता दें कि वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल वी.आर. चौधरी ने कहा है कि एयर डिफेंस कमांड नुकसानदेह साबित हो सकता है। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल वी.आर. चौधरी ने कहा है कि एयर डिफेंस कमांड बनाने में फायदे से ज्यादा नुकसान हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि देश की वायु शक्ति के सभी एलिमेंट्स को मिलकर समन्वय के साथ काम करने की जरूरत है। एक सेमिनार में वायुसेना प्रमुख ने तर्क दिया कि एयर डिफेंस ऑपरेशन ऑफेंसिव एरियल ऑपरेशन से बहुत करीब से जुड़े हुए हैं। दोनों को अलग अलग करने से ज्वाइंट स्ट्रेटजी को लागू करने पर असर पड़ेगा। इसके साथ ही उन्होंने जोर देकर यह भी कहा कि अलग अलग तरह के हवाई खतरों से राष्ट्रीय संपत्तियों को बचाने के अलग अलग उपायों की जरूरत पड़ती है। वायुसेना प्रमुख ने कहा कि एक ही एयर स्पेस में बहुत ज्यादा कोऑर्डिनेशन की जरूरत होती है। इसके लिए किसी भी हवाई क्षेत्र के अंदर सभी तत्वों के बीच करीबी समन्वय जरूरी है। एयर डिफेंस कमांड अर्थात एडी कमांड की स्थापना नुकसानदेह साबित हो सकती है। अगर एयर डिफेंस एलिमेंट्स अलग कर दिए जाएंगे तो ये न केवल असंबद्ध हो जाएंगे बल्कि संयुक्त रणनीति कार्यान्वयन में भी अप्रभावी हो जाएंगे। उन्होंने बताया कि आधुनिक 4.5 और 5वीं पीढ़ी के विमानों की क्षमता व्यापक है। उन विमानों को किसी एक भूमिका तक सीमित कर देने से उनका उपेक्षित उपयोग नहीं हो पाएगा। पहली बार देश में निजी स्पेस कंपनी द्वारा बनाया गया रॉकेट विक्रम एस सफलतापूर्वक लॉन्च हो गया। इसने इंडियन स्पेस प्रोग्राम को एक अलग ऊंचाई पर पहुंचा दिया है। श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन स्पेस सेंटर से 18 नवंबर 2022 की सुबह 11:30 बजे अंतरिक्ष की दुनिया में नया इतिहास लिखा गया। रॉकेट हाइपरसोनिक स्पीड से अंतरिक्ष की ओर भेजा गया। स्काई रूट ने कहा, खराब मौसम के कारण रॉकेट का पहला उपकक्षीय लॉन्च 15 से बदलकर 18 नवंबर पुनर्निर्धारित किया गया था। इससे पहले स्काई रूट एयरोस्पेस के प्रवक्ता ने कहा था कि खराब मौसम के पूर्वानुमान के कारण ही हमें श्रीहरिकोटा से हमारे विक्रम एस रॉकेट लॉन्च के लिए 15 से 19 नवंबर तक का एक नया विंडो दिया गया था। स्काई रूट एयरोस्पेस के इस पहले मिशन को प्रारंभ नाम दिया गया है, जिसमें 3 पेलोड होंगे। इसे श्रीहरिकोटा में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने के लॉन्च पैड से प्रक्षेपित किया गया है। इस मिशन को स्काई रूट के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर भी माना जा रहा है, क्योंकि यह उन 80% तकनीकों को मान्यता दिलाने में मदद करेगा जिनका उपयोग विक्रम 1 कक्षीय वाहन में किया जाएगा, जिसे अगले साल प्रक्षेपित करने की योजना है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ ने बताया कि अंतरिक्ष तकनीक के क्षेत्र में इसरो के साथ काम करने के लिए 100 स्टार्टअप्स ने समझौता किया हुआ है। इस दौरान उन्होंने बताया कि 100 में से करीब 10 ऐसी कंपनियां हैं जो सैटेलाइट और रॉकेट विकसित करने में जुटी हुई हैं। इस दौरान उन्होंने चंद्रयान तृतीय की जानकारी देते हुए बताया कि यह बहुत ही जल्द लॉन्च किया जाएगा। आपको बता दें, स्काई रूट 4 साल पुरानी कंपनी है जिसे विक्रम एस रॉकेट को बनाया है। इसे लॉन्च करने में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने मदद की। इस मिशन को प्रारंभ मिशन का नाम दिया गया है। कंपनी के सीईओ और सह संस्थापक पवन कुमार चांदना ने यह बताया कि यह एक टेस्ट फ्लाइट है। यह रॉकेट पूरी तरह से कार्बन फाइबर से बना हुआ है। इस रॉकेट का नाम मशहूर वैज्ञानिक और इसरो के संस्थापक डॉक्टर विक्रम साराभाई के नाम पर दिया गया है। हाल ही में इसरो चीफ डॉक्टर एम सोमनाथ ने स्काई रूट कंपनी के मिशन प्रारंभ के मिशन पैच का अनावरण भी किया। इस रॉकेट पर 2 देसी और 1 विदेशी पेलोड भी जा रहे हैं। 6 मीटर ऊंचा यह रॉकेट दुनिया का पहला ऑल कंपोजिट रॉकेट है। इसमें 3D प्रिंटेड सॉलिड थ्रस्टर्स भी लगे हुए हैं ताकि उनकी स्पिन कैपेबिलिटी को संभाला जा सके। इस उड़ान के समय यह रॉकेट एवियोनिक्स, टेलीमेट्री, ट्रैकिंग, इनर्शियल मेजरमेंट, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, ऑनबोर्ड कैमरा, डेटा एक्विजिशन और पावर सिस्टम की जांच की जाएगी। यह एक सब ऑर्बिटल उड़ान है जिसमें चेन्नई स्थित स्पेस स्टार्टअप स्पेस किड्स, आंध्र प्रदेश स्थित एन स्पेस टेक और अर्मेनिया के बैज़ुमक्यू स्पेस रिसर्च लैब के सैटेलाइट्स जा रहे हैं। स्पेस किड का सैटेलाइट बच्चों ने तैयार किया है। स्पेस किड्स का सैटेलाइट 2.5 किलोग्राम का है, जिसे बनाने के लिए अमेरिका, इंडोनेशिया, सिंगापुर और भारत के बच्चों की मदद ली गई है। इस सैटेलाइट को बच्चों ने वैज्ञानिकों के गाइडेंस में बनाया है। इस सैटेलाइट का नाम फनसैट है और इस सैटेलाइट में 80 से ज्यादा पार्ट्स हैं। विक्रम एस रॉकेट में 3D प्रिंटेड क्रायोजेनिक इंजन लगे हैं, जिनका परीक्षण पिछले साल 25 नवंबर को नागपुर स्थित सोलर इंडस्ट्री लिमिटेड की टेस्ट फैसिलिटी में किया गया था। इस रॉकेट से छोटे सैटेलाइट को अंतरिक्ष की निर्धारित कक्षा में स्थापित
किया जा सकता है। इस रॉकेट का वजन 445 किलोग्राम है और व्यास 0.375 मीटर है। यह उड़ान भरकर 83 से 100 किलोमीटर की ऊंचाई तक गया था। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु निगरानी संस्था IAEA ने 9 मार्च को दुर्घटनावश ब्रह्मोस मिसाइल दागे जाने की घटना पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। IAEA ने कहा है कि वो ब्रह्मोस मिसाइल के हालिया मिसफायर को विशेष चिंता का कारण नहीं मानते हैं। साथ ही यह घटना किसी भी तरह से भारत में परमाणु हथियारों या सामग्री की सुरक्षा पर सवाल नहीं उठाती है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के महानिदेशक राफेल मारियानो ग्रासी ने कहा कि इस घटना को जोखिम के रूप में नहीं देखा गया था और इस मुद्दे पर भारत सरकार के साथ कोई परामर्श भी नहीं किया गया था। राफेल मारियानो ग्रासी ने कहा कि हम लगातार दुनिया भर में सभी स्थितियों को देख रहे हैं, लेकिन यह घटना किसी भी प्रकार से चिंता का विषय नहीं है। उन्होंने कहा कि भारत में परमाणु ऊर्जा के लिए एक उज्जवल भविष्य है। भारत को नए परमाणु के लिए नई प्रौद्योगिकियों की चुनौतियों के लिए एक मंच के रूप में वो देखते हैं। भारत उन कुछ चुनिंदा देशों में से एक है जो लगातार ब्रीडर, फास्ट रिएक्टर, सोडियम रिएक्टर समेत कई अन्य तकनीकों पर काम कर रहा है, जो कि अन्य देश नहीं कर रहे हैं। हालांकि यह सच है कि भारत में परमाणु उद्योग उस गति से नहीं बढ़ रहा है जिसकी कई लोगों ने उम्मीद की थी। भारत के 22 चालू परमाणु ऊर्जा संयंत्रों की स्थापित क्षमता 6,780 मेगावाट है, जो 407 गीगावाट की कुल स्थापित बिजली क्षमता के 2% से भी कम है। भारत 10 और परमाणु ऊर्जा संयंत्रों के निर्माण की प्रक्रिया में है, जिसके अगले 5 से 10 वर्षों में ऑनलाइन होने की उम्मीद है। भारत में नए परमाणु ऊर्जा संयंत्रों को संचालन शुरू करने में आमतौर पर 8 से 15 साल लग जाते हैं। चीन आश्चर्यजनक गति से परमाणु रिएक्टरों का निर्माण कर रहा है। यह वैसा ही है जैसा 1970 के दशक में अमेरिका कर रहा था। हर 5 साल में एक नया परमाणु ऊर्जा संयंत्र चीन में स्थापित हो रहा है। चीन में तो कुछ को 3.5 साल में भी बनाया गया है। आपको बता दें कि 9 मार्च को पाकिस्तान के इंटर सर्विस पब्लिक रिलेशन ISPR के महानिदेशक मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने कहा था कि 124 किलोमीटर की यात्रा करते हुए एक उच्च गति वाला भारतीय प्रोजेक्टाइल उसके हवाई क्षेत्र में प्रवेश कर गया था और खानेवाल जिले के मियां चन्नू शहर के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, जिससे कुछ नागरिक संपत्ति को नुकसान पहुंचा था। परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम एक ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल गलती से 9 मार्च को दागी गई थी और वो मिसाइल फायर होने के बाद पाकिस्तान में जा गिरी थी। भारत के रक्षा मंत्रालय ने इस घटना को गहरा खेदजनक बताया था और कहा था कि एक नियमित रखरखाव अभियान के दौरान तकनीकी खराबी के कारण ऐसा हुआ है। घटना की कोर्ट ऑफ इंक्वायरी में पाया गया कि 3 अधिकारियों द्वारा नियमों का सही से पालन नहीं करने के कारण मिसाइल की आकस्मिक फायरिंग हुई। इस घटना के बाद रक्षा मंत्रालय ने इसके लिए खेद जताया और केंद्र सरकार द्वारा उनकी सेवाओं को तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दिया गया था। जिन अधिकारियों की सेवा से बर्खास्त किया गया था उनमें एक ग्रुप कैप्टन, एक विंग कमांडर और एक स्क्वाड्रन लीडर शामिल हैं। न्यूज 18 की खबर के अनुसार भारत अगले 2 वर्षों के भीतर अपने घरेलू मानव निर्मित हवाई वाहनों UAV को शक्ति प्रदान करने के लिए एक स्वदेशी इंजन के विकास को पूरा करना चाहता है। कावेरी डेरिवेटिव इंजन का विकास रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO की एक परियोजना है। DRDO की गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट GTRE द्वारा विकसित कावेरी इंजन मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग रेंज UAV को शक्ति प्रदान करेगा, जिसके अगले 2 वर्षों में पूरा होने की उम्मीद है। DRDO के एक अधिकारी के अनुसार यह 46 किलो न्यूटन के थ्रस्ट और 1180 किलोग्राम के अधिकतम वजन के साथ एक DRDO के एक अधिकारी के अनुसार यह एक 46 किलो न्यूटन के थ्रस्ट और 1180 किलोग्राम के अधिकतम वजन के साथ एक नॉन आफ्टर बर्निंग टर्बोफैन इंजन है। अधिकारियों के अनुसार कावेरी डेरिवेटिव इंजन के सर्टिफिकेशन लेवल, ग्राउंड टेस्ट और एल्टीट्यूड टेस्ट अभी चल रहे हैं। हाई एल्टीट्यूड परीक्षण वर्तमान में प्रगति पर है। सेमिलेक सेंटर फॉर मिलिट्री एयरवर्थनेस एंड सर्टिफिकेशन द्वारा इंजन के इंड्योरेंस टेस्ट की योजना बनाई जा रही है। उन्होंने स्पष्ट किया कि सेमिलेक क्लियरेंस एक सतत प्रक्रिया है और प्रमाणन आवश्यकताओं के अनुसार विभिन्न परीक्षण प्रगति पर हैं। हालांकि अधिकारियों ने यह नहीं बताया कि कावेरी डेरिवेटिव इंजन के लिए उच्च ऊंचाई वाले परीक्षणों में देरी क्यों हुई थी और इसके क्या कारण थे। इससे पहले DRDO ने एक छोटा टर्बोफैन इंजन भी डिजाइन और विकसित किया था, जिसके डेरिवेटिव विभिन्न प्रकार के UAV के लिए निर्मित किए जाएंगे, जिससे भारत को इस महत्वपूर्ण तकनीकी में आत्मनिर्भरता हासिल करने में मदद मिलेगी। आपको बता दें कि कावेरी इंजन जो स्वदेशी हल्के लड़ाकू विमान LCA को शक्ति देने के लिए था, 1989 से GTRE द्वारा विकसित किया जा रहा है, लेकिन इंजन के कई प्रोटोटाइप विकसित करने के बावजूद
या एक लड़ाकू विमान के इंजन के रूप में अर्हता प्राप्त करने के मानदंडों को पूरा नहीं कर सका। तेजस Mk-1A को बाद में संयुक्त राज्य अमेरिका के GE-404 इंजन द्वारा संचालित किया गया। नवीनतम F414 GE फाइटर जेट इंजन तेजस के Mk2 संस्करण को शक्ति प्रदान करेंगे, जो भारत में विमान इंजन आपूर्तिकर्ता GE एविएशन से प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण के बाद निर्मित किया जाएगा। पिछले साल सरकार ने संसद को बताया था कि तेजस में शामिल करने के लिए एक संशोधित इंजन संस्करण की आवश्यकता है, क्योंकि इसके फाइनल ऑपरेशनल क्लियरेंस संस्करण के लिए अधिक पावर की आवश्यकता होगी। उन्होंने यह भी कहा था कि इंजन परियोजना के जरिए भारत द्वारा विकसित तकनीकी क्षमताओं का उपयोग किया जाएगा। दूसरे अधिकारी ने कहा कि हालांकि कावेरी इंजन के पुर्जे और प्रणालियां वर्षों से व्यापक परीक्षण के माध्यम से परिपक्व हुई हैं, लेकिन एक निर्धारित इकोसिस्टम की कमी के कारण कंपोनेंट्स के लिए एरो इंजन सामग्री और विनिर्माण तकनीकों को स्वदेशी रूप से प्राप्त करना एक चुनौती थी। भारत में टाटा नेक्सन ईवी की सबसे ज्यादा डिमांड है। देश में इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के इस्तेमाल को प्रोत्साहन देने के लिए भारतीय सेना ने भी पहल की है। ग्रीन मोबिलिटी अभियान में शामिल होते हुए भारतीय वायुसेना ने पहली खेप में 12 इलेक्ट्रिक कारों को खरीदा है। वायुसेना आगे भी इलेक्ट्रिक वाहनों के इस्तेमाल की ओर रुख कर रही है। कार्बन फुटप्रिंट में कमी लाने और हरित गतिशीलता की शुरुआत के लिए इलेक्ट्रिक दोपहिया तिपहिया वाहनों के साथ ही लग्जरी सेगमेंट में इलेक्ट्रिक कारों की मांग बढ़ी है। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के अनुसार देश में वर्तमान में 13 लाख से अधिक इलेक्ट्रिक वाहन रजिस्टर्ड है, जबकि इनकी संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। इलेक्ट्रिक वाहनों के इस्तेमाल को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भारतीय वायुसेना ने टाटा मोटर्स से करार किया है। वायुसेना ने टाटा नेक्सन इलेक्ट्रिक वाहनों का एक बेड़ा शामिल किया है। 15 नवंबर 2022 को वायुसेना मुख्यालय वायु भवन में एक फ्लैग ऑफ समारोह में वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल VR चौधरी ने 12 इलेक्ट्रिक वाहनों के पहले बैच को हरी झंडी दिखाई। इलेक्ट्रिक कारों का पहला बैच परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग और एनालिसिस के लिए दिल्ली NCR यूनिट में तैयार किया गया है। आपको बता दें कि फोर्स डाउनग्रेडेड पुराने वाहनों को बदलकर धीरे धीरे अपने बेड़े में इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को प्रोग्रेसिव तरीके से बढ़ाने की योजना बना रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर की स्थापना सहित विभिन्न वाहनों के इकोसिस्टम को बढ़ाने की भी योजनाएं चल रही हैं। वायुसेना ने अलग अलग ठिकानों पर चार्जिंग से जुड़े बुनियादी ढांचों का विस्तार करने का भी प्लान तैयार किया है। IAF ने व्हीकल्स की एक स्टैंडर्डाइज्ड इन्वेंटरी बनाने के लिए इलेक्ट्रिक बसों और इलेक्ट्रिक कारों की चल रही खरीद के लिए भारतीय सेना के साथ हाथ मिलाया है। भारतीय थल सेना ने अपनी गो ग्रीन इनिशिएटिव के माध्यम से दिल्ली छावनी में विभिन्न स्थानों पर इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए 16 चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने के लिए भारत की सबसे बड़ी एकीकृत सुविधा टाटा पावर के साथ हाथ मिलाया है। बीते 3 नवंबर को दिल्ली छावनी में स्थापित सभी 16 चार्जिंग स्टेशन की शुरुआत हो गई। इसी के साथ इस वीक के डिफेंस अपडेट्स समाप्त होते हैं। जय हिंद, जय भारत।